हेलो फ्रेंड। आज इन्वायरमेंट का लास्ट क्लास देखेंगे, इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आज जहाँ तक आज लास्ट टाइम देखे थे उसके आगे देखते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकारी प्रयास, क्या क्या प्रयास किए गए थे। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 आया था। सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB बोलते हैं, वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम आया था 1981 में। ठीक है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था। 1986 में 86 से 1993 तक चला और लागू हुआ था। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 जल प्रदूषण से संबंधित पहला अधिनियम। इसके माध्यम से विभिन्न बोर्डों का गठन किया गया एवं जल प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में प्रभावशाली कार्य शुरू किए गए। इस दिशा में सर्वप्रथम सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड CPCB का गठन किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड एवं एक संवैधानिक संगठन है जिसे 1981 में वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण विधिनियम से शक्तियां प्रदान की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जब प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण संबंधी कार्यों को देखता है एवं पूरे देश में से संबंधित कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार की गई। गंगा एक्शन प्लान 1986 से 1993 या 1986 से 1993 तक चला। वर्ष 1993 इस संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना एवं गोमती नदियों को भी सम्मिलित किया गया। यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। यमुना एक्शन प्लान के 2 चरण, प्रथम वर्ष 1993 से 2003 एवं द्वितीय वर्ष 2004 से 2016 के मध्य चलाए गए, जिनका मुख्य फोकस एरिया गंगा, यमुना, गोमती एवं गंगा बेसिन की कुछ अन्य प्रदूषित नदियों का संरक्षण करना था। वर्ष 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया एवं इसके साथ साथ राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनाएं की आरंभ की गई, जिनका प्रमुख उद्देश्य गंगा नदी के साथ साथ भारत की अन्य प्रदूषित नदियों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को चलाया था। फिर यहाँ ध्यान देने योग्य है कि गंगा नदी बेसिन में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए वर्ष 2009 में एक विशेष कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की शुरुआत की गई। जून 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा जल प्रदूषण एवं नदी संरक्षण से संबंधित चल रहे अलग अलग प्रोग्रामों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया। सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में इसकी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भारत की नदी का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार एवं जल प्रदूषण को खत्म करना है। इस दिशा में सरकार द्वारा कुछ निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। घरेलू अपशिष्ट उद्योगों आदि क्षेत्रों में निकलने वाले दूषित जल को प्रत्यक्ष रूप से किसी जलीय निकाय अथवा नदी में मिलने से रोकना एवं इस प्रकार जल का नदी में निस्तारण करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्धिकरण की प्रक्रिया का करना। इस दिशा में देश के सभी बड़े नदी परितंत्रों एवं जलीय निकायों के आसपास सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर बल दिया गया है। नदी में घात की समस्या का समाधान करने के लिए नदी घाटी क्षेत्रों में कृषिगत गतिविधियों पर रोक लगाने की बात की गई एवं वनीकरण को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इस दिशा में सरकार एवं सामान्य जन समुदाय के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई एवं नदी बेसिन क्षेत्रों में सामुदायिक आगार, उपवन, बगीचों आदि स्थापना पर बल दिया गया। जन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम को चलाना। सैनिटेशन की अधिक समस्या वाले क्षेत्र में नदी सतह की सफाई, जैव विविधता बढ़ाने के लिए दिशा में प्रयास एवं गंगा ग्राम योजना जैसे कार्यक्रम के माध्यम से नदी संरक्षण को बढ़ावा देना। ध्वनि प्रदूषण, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्वनि प्रदूषण ये यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, अर्थात इन तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग प्रकृति की तरंगें हैं, अर्थात इन तरंगों के संचरण की दिशा कण के समानांतर होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 आवृत्ति तक की तरंगों को हमारे कान को सुन सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की तरंगों ही हमारे कान तक सुन सकते हैं। इसलिए इन तरंगों को श्रव्य
ऑडिबल वेव कहा जाता है। किसी वस्तु के उत्पन्न सामान्य आवाज़ ध्वनि कहलाती है। इसकी तीव्रता के एक सीमा से अधिक 70 से 100 डेसिबल होने पर उसे शोर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, 70 से 100 डेसिबल होने पर उसे शोर कहा जाता है। जब कभी शोर के लगातार बने रहने के कारण अशांति उत्पन्न होने लगे तब इस दशा में ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण जंतुओं के मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्य की एकाग्रता कम होती है, याददाश्त कम होती है, मानसिक रोग एवं महिलाओं में गर्भपात जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। लगातार ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में रहने से मनुष्य के सुनने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। कुछ जंतु एवं पक्षी ध्वनि प्रदूषण के लगातार संपर्क में रहने के कारण संचार स्थापित नहीं कर पाते हैं, रास्तों से भटक जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव से वनस्पतियों की कार्यकारिणी प्रणाली भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। हालांकि हरे वनस्पतियों को ग्रीन मफलर के रूप में जाना जाता है, जो ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव को घटाने एवं इसकी तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं। इस दिशा में अशोक एवं नीम का वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है। नगरों में ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में अशोक एवं नीम के वृक्ष को ग्रीन मफलर के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रक से संबंधित कोई पृथक कानूनी प्रावधान नहीं है। न ही ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग से किसी कानून को बनाया गया है। ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही सम्मिलित कर लिया गया है एवं वायु प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम 1981 में वर्ष 1987 में संशोधन करते हुए ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण की परिधि में ही शामिल कर लिया गया एवं पुलिस अधीक्षक व पुलिस उप अधीक्षक को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे त्योहारों व उत्सवों पर गलियों में बजने वाले संगीत की तीव्रता को नियंत्रित कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता से संबंधित किसी एक अस्थायी मानक की स्थापना अभी तक नहीं की गई है। अलग अलग क्षेत्रों में परिस्थिति अलग अलग मानक बनाए गए हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल, रहायशी कॉलोनी इलाके, अस्पताल, स्कूल इत्यादि के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जैव विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक, भौगोलिक क्षेत्र में जैसे जीव, पादप, सूक्ष्म जीव सभी समूह आते हैं। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जीव, प्रजाति, पारिस्थितिक तंत्र ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, जैव विविधता। जैव विविधता के प्रकार: आनुवंशिक विविधता और प्रजाति विविधता और परितंत्र की विविधता। आनुवंशिक में आनुवंशिक विविधता परिस्थिति रूप एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। आनुवंशिक विविधता बढ़ती घटती रहती, बढ़ती हुई परिस्थिति के साथ समायोजन की क्षमता ये भी बढ़ती घटती है। पारिस्थितिकी के जीव का स्थायित्व बढ़ता घटता रहता है। यह प्रजाति विविधता में अलग अलग प्रजाति होते हैं और ये परितंत्र विविधता में इसमें इकोटोन, घास की भूमि, पारिस्थितिकी तंत्र और ये संक्रमण क्षेत्र आते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित जीवों की विविधता से है। जैव विविधता के अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के समस्त स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, सूक्ष्म जीवों एवं वनस्पतियों के समग्र स्वरूप को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार जैव विविधता किसी भी प्रदेश में जीनों, प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों का समग्र स्वरूप है। यूएनडीपी के अनुसार क्षेत्र विविधता के तीन स्तर आनुवंशिक विविधता व परितंत्र की विविधता, प्रजाति विविधता होती है। किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों में विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। आनुवंशिक विविधता के कारण ही किसी प्रजाति का हर सदस्य अपने जीनों की संरचना में दूसरे सदस्य के विभिन्नता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, एक प्रजाति के सदस्यों के मध्य बहुत कम अंतर होते हुए भी हर सदस्य अपने आनुवंशिक संरचना के स्तर पर दूसरे सदस्य से भिन्न होता है। जैसे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से भिन्न का होना। एक जाति अथवा उसकी समस्त संख्या में उपस्थित कुल आनुवंशिकी विविधता को जीन कोष कहा जाता है। आनुवंशिक विविधता का अनुकूलन करने के क्षमता के सीधा संबंध होता है। अतः किसी जीव
अथवा वनस्पति अथवा सूक्ष्मजीव के आनुवंशिक विविधता के अधिक होने पर बदली हुई परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की क्षमता भी अधिक होती है। परिणामस्वरूप उस जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थायित्व अधिक होता है। आनुवंशिक विविधता के कम होने पर बदली परिस्थिति दशाओं के साथ साथ अनुकूलन करने की क्षमता घटती है। परिणामस्वरूप संबंधित प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। जाति विविधता अथवा जाति विविधता का संबंध प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले जातियों की कुल संख्या से है। इसके अंतर्गत किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जीव जंतु वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों की समग्र जातियों अथवा प्रजातियों का सामूहिकरण किया जाता है। जातियों की संख्या का जाति विविधता के साथ साथ सीधा संबंध होता है। किसी भी समुदाय में जाति विविधता के अधिक होने पर अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के साथ उसके समायोजित होने की क्षमता अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर जैव विविधता का संबंध विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की समग्र विविधता से है। पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के अधिक होने पर जैव मंडल का अस्थायित्व बढ़ता है एवं जीवन की संभावनाओं को स्थापित बना रहता है। जैव विविधता का मानचित्रीकरण अथवा जैव विविधता का मापन एवं अल्फा विविधता, बीटा विविधता एवं गामा विविधता के द्वारा किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता द्वारा मापा जाता है। अल्फा विविधता के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में प्रजातियों की समृद्धता व्यक्त की जाती है। जब बीटा विविधता के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचना विविधताओं को व्यक्त किया जाता है। गामा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंतः संबंधों की माप है। जैव विविधता की प्रवणता ए से भी जीव प्रजातियों की संख्याओं में अंतर। जैव विविधता में अंतर। जैव विविधता की प्रवणता एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाने वाले जैव विविधताओं में आने वाले अंतर की स्थिति को जैव विविधता की प्रवणता कहा जाता है। जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले जीवों के पारिस्थितिक अनुकूलन की दशाएं उपयुक्त होती हैं यथा तापमान एवं वर्षा के अधिक होना। परिणामस्वरूप जैव विविधता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर सामान्यतः जैव विविधता से कमी की स्थिति देखने को मिलती है, जिसे जैव विविधता की प्रवणता कहते हैं। अधिक तापमान एवं अधिक आर्द्रता वाले विषुवतीय रेखीय क्षेत्र की तितलियों विविध प्रजाति देखने को मिलती है या पाई जाती है, किंतु अक्षांशों में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी के कारण तितलियों की प्रजातियों क्रमशः घटने लगती है। पृथ्वी पर अनुकूल जलवायु दशाओं के होने पर उच्च जैव विविधता वाले स्थानों को हॉट स्पॉट अथवा जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। ऊंचाई की कमी किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जैव विविधता की प्रवणता में प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ पर्यावरणीय दशाओं के जीवन के विकास के लिए प्रतिकूल होने के साथ साथ जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता का महत्व। प्रत्येक जीव का पारिस्थितिकी तंत्र अपना विशिष्ट महत्व होता है। वह कोई न कोई पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाएं करता है एवं पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता अथवा गठनकर्ता के रूप में जीव, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों का विशिष्ट पारिस्थितिक महत्व होता है। जैव विविधता के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। वनस्पति की विविधता एवं सघनता के अधिक होने पर पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादकता बढ़ती है एवं पारिस्थितिक तंत्र के उच्च स्थायित्व की दशाओं को प्राप्त करता है। औषधियों के रूप में वनस्पतियों का विशेष महत्व। अतः वनस्पतियों की विविधता के अधिक होने पर औषधियों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे सिनकोना के पौधे की छाल कोनेन से प्राप्त किया जाता है, जो मलेरिया के दवा है। मॉर्फिन एवं टेक्सटोल, ये याद रखेंगे, मॉर्फिन एवं टेक्सटोल दर्द निवारक दवाइयों वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में जैव विविधता का विशिष्ट महत्व है। जैसे एलोवेरा, नीम, गुलाब जल इत्यादि वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में जैव विविधता के अधिक होने पर खाद्य उत्पादक में वृद्धि होती है, जिससे खाद्य आपूर्ति बढ़ने के साथ खाद्यान्न संकट एवं पोषण संकट जैसी समस्या दूर होती हैं। जैव विविधता के ह्रास के कारण, हानि होने के कारण किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता का विनाश प्रकृति
एवं मानव जनित कारकों से प्रभावित हो सकता है। पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप के बढ़ने के कारण एंथ्रोजेनिक प्रदूषण का अनुपात बढ़ा है, जिससे जैव विविधता के ह्रास की स्थितियां देखी गई हैं। जैव विविधता के ह्रास के निम्नलिखित कारण हैं। पर्यावरण दशाओं में परिवर्तन पर कुछ प्रजातियों जो अनुकूल करने में सक्षम नहीं होते हैं, विलोपन का शिकार हो जाते हैं, एवं अन्य ऐसी प्रजातियां जो बदली हुई पर्यावरणीय दशाओं के साथ खुद को समायोजित करने में सक्षम होती है, वो उनके स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। मानव जनित कारकों के प्रभाव से ये आवास का विनाश जैव विविधता के ह्रास का एक अन्य प्रमुख कारण है। इसके अंतर्गत वनों की कटाई, खनन प्रक्रिया, औद्योगिक विकास, रेल, सड़क, बांध इत्यादि का निर्माण शामिल है। वन अग्नि, जंगल की आग जैसी प्रक्रियाओं की बारंबारता एवं प्रभाव क्षेत्र उन विशिष्ट क्षेत्रों की जैव विविधता के ह्रास का एक अन्य उदाहरण है। जैविक संसाधनों एवं भूमि का एक सीमा से अधिक दोहन करना भी जैव विविधता के ह्रास का कारण है। कृषि के क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग के साथ साथ फसलों की प्रगति विविधता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, जो उस विशिष्ट क्षेत्र के कृषिगत जैविक विविधता के ह्रास का कारण बनती है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में विदेशज प्रजातियों का आगमन एवं पुनः स्थापना उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियों की विविधता के ह्रास का एक अन्य कारण है। जैसे वर्ष 1966 के दौरान अमेरिका से आयातित गेहूं के साथ साथ एक घास आई, जिसे कांग्रेस घास अथवा पार्थेनियम हिस्टोफेरस कहा जाता है। यह अमेरिकी खरपतवार है जो भारत के अनुकूल पर्यावरण दशाओं में तीव्रता के साथ वृद्धि की है और कई देशज घास प्रजातियों के विलोपन के कारण भी बना। जैव विविधता का संरक्षण, स्वस्थानों का संरक्षण, बाह्य स्थानों का संरक्षण। ठीक है, इसमें प्राकृतिक परिवेश, भौगोलिक क्षेत्र, प्राकृतिक रूप से इसमें कई चीज़ें आता है। भौगोलिक स्थिति, वन प्रजाति, जीव जंतु प्रजाति, सूक्ष्म प्रजाति, पर्यावरण प्रदूषण, विशिष्ट जलवायु अवस्था के इसके सब आते हैं। जब वनस्पतियों, जंतुओं अथवा सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक आवास पर संरक्षित किया जाता है तो उसे स्वस्थान संरक्षण कहते हैं। स्वस्थान संरक्षण के अंतर्गत किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जा रही जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए ये अनेक प्राकृतिक आवास के संरक्षण पर बल दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक जंतु अथवा वनस्पति का पारिस्थितिक तंत्र से विशिष्ट महत्व होता है। अगर किसी स्थान विशेष से किसी जंतु, वनस्पति अथवा सूक्ष्म जीव के किसी विशेष प्रजाति का विलोपन होता है तो उसे विशिष्ट क्षेत्रों में विकसित हो रहे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में भी अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाएगा। जैसे यदि किसी क्षेत्र विशेष में तितलियों, बर्रों अथवा कीटों के कुछ प्रजातियों का विलोपन होता है तो ऐसी स्थिति में उस स्थान विशेष से प्राकृतिक वनस्पतियों की कुछ प्रजातियां स्वतः विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि तितलियां, बर्रे वनस्पति की प्राकृतिक परागण का कार्य करते हैं। स्वतः स्थानीय संरक्षण की कुछ युक्तियां निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क स्व स्थानीय संरक्षण की एक युक्ति है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए सुनिश्चित किया जाता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भौगोलिक क्षेत्र जहाँ स्वयं का समूह पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है एवं जैव विविधता वाले क्षेत्र हो सकता है। साथ ही पारिस्थितिक तंत्र, जीव जंतु, भू आकृति, जलीय निकाय, आवास इत्यादि का संरक्षित किया जाना आवश्यक है। तब ऐसी स्थिति में राज्य इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषणा के पश्चात उस क्षेत्र में निवास करने वाले जंतु का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाता है। वन्य जीव के अतिरिक्त किसी भी अन्य जीव का चरण पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, अर्थात इस क्षेत्र में मनुष्यों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। शिकार करना अथवा शिकार से संबंधित अन्य गतिविधियां राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है। वन्य जीव के आवास के अतिक्रमण पर रोक होती है। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्व स्थान संरक्षण की ही युक्ति है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले वन्य जीवन का संरक्षण
जब आवश्यक होता है। जब अन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। वन्य जीव अभयारण्य घोषित किसी क्षेत्र में लकड़ी काटना, व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार, पशुओं को चराने की अनुमति, पर्यटन आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दिए जाते हैं। उपरोक्त किसी भी क्रियाकलाप के द्वारा संबंधित क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र, वन्य जीव अथवा पारिस्थितिकियों को किसी भी दुष्प्रभाव का सामना न करना पड़े। संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। संरक्षण रिजर्व की घोषणा राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। संरक्षण रिजर्व किसी राष्ट्रीय उद्यान अथवा किसी अन्य जीव अभयारण्य से लगा हुआ क्षेत्र हो सकता है जिसके संरक्षण की आवश्यकता होती है। संरक्षण रिजर्व की स्थापना किसी एक राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्य जीव अभयारण्य एवं दूसरे राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्य जीव अभयारण्य के मध्य स्थित संक्रमण प्रदेश के रूप में भी किया जाते हैं। यह जंतु एवं वनस्पति के प्रवास मार्ग का क्षेत्र होता है। संरक्षण रिजर्व की घोषणा करते समय स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श किए जाते हैं एवं संवादों को स्थापित किया जाता है। संरक्षण रिजर्व क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के व्यक्तिगत स्वामित्व के ये अधिकार सुनिश्चित रहते हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में भारत का पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। याद रखेंगे। सामुदायिक रिजर्व में क्या होता है? ये न तो राष्ट्रीय उद्यान है, न तो वन्य जीव अभयारण्य होता है, न ही संरक्षण रिजर्व होता है। सामुदायिक रिजर्व अथवा सामुदायिक आकार ऐसा क्षेत्र होता है जो न तो राष्ट्रीय उद्यान हो, न तो वन्य जीव अभयारण्य हो, न ही संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित हो, किंतु यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में हो। तब इसे राज्य सरकार वन्य जीव संशोधन संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत सामुदायिक आगार के रूप में घोषित कर सकती है। सामुदायिक आगार के रूप में घोषित करने का मुख्य उद्देश्य जीव जंतु, वनस्पति आदि के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों आदि का संरक्षण करना भी होता है। यहाँ व्यक्ति व समुदाय संबंधित क्षेत्र के संरक्षण का कार्य कर रहे होते हैं। पवित्र उपवन क्षेत्र लोगों की आस्था एवं प्राकृतिक लगाव के क्षेत्र होते हैं। उस स्थान विशेष निवास कर रहे स्थानीय समुदाय के द्वारा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के उद्देश्य से इन उपवनों का विशेष रूप से संरक्षण किया जाता है। इन्हें संरक्षित करने के लिए सरकार की भूमिका के बजाय स्थानीय समुदायों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। भारत में पवित्र उपवन के क्षेत्र उत्तर पूर्वी हिमालयन क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मध्यवर्ती पूर्व भारत के पठारी क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र, भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र इत्यादि में जगहों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र उस स्थान विशेष में निवास कर रहे स्थानीय समुदाय के लोगों के आस्था के केंद्र होते हैं। वे इन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं, सुरक्षा करते हैं। यहाँ तक कि पवित्र उपवनों से जनजातीय समुदायों का लगाव इतना गहरा होता है कि ये वृक्ष की टहनियों तक के नहीं काटते एवं सूखी हुई टूटी हुई लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। जैसे गोंड जनजाति के लोग जीवित वृक्ष को कभी नहीं काटते हैं। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लोग खेचड़ी वृक्ष के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। जैवमंडल आगार की संकल्पना वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1975 में मानव कल्याण हेतु जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैवमंडल आगार को स्थापित करने पर बल दिया गया। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों में स्व-स्थानीय संरक्षण हेतु बायोस्फीयर रिजर्व के स्थापित करने की शुरुआत की गई। MAB कार्यक्रम के अनुसार जैवमंडल रिजर्व से तात्पर्य प्राकृतिक आवासों, उन आवासों में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं वनस्पति का यथासंभव संरक्षण है। जैवमंडल आगार की ही स्थापना आरक्षित क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने के आश्रय से केंद्रीय भाग, कोर एरिया, मध्यवर्ती भाग, बफर एरिया एवं बाह्य भाग, आउटर एरिया के रूप में की जाती है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्र भाग सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप का अनुमति नहीं होती। मानवीय गतिविधियों की दृष्टि से यह पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र है। सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। बायोस्फीयर रिजर्व की कोर
एरिया पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्र है। कोर एरिया के रूप में कोई भी नेशनल पार्क अथवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बायोस्फीयर रिजर्व को कोर एरिया के रूप में सीमांकित होने पर मानवीय प्रवेश प्रवणता प्रतिबंधित हो जाता है। मध्यवर्ती क्षेत्र अथवा बफर एरिया कोर एरिया के चारों ओर का वह क्षेत्र है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका सीमांकन तो अच्छी तरह से किया जाता है, किंतु उपयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित एवं अविध्वंसक होते हैं। यहाँ शोध कार्य, पर्यावरण शिक्षा एवं अभिहंसक पर्यटन, मनोरंजन जैसे कार्यों के लिए मानवीय प्रवेश की अनुमति यथोचित प्रतिबंधित के साथ ही होती है। बफर क्षेत्रों के चारों ओर स्थित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र अथवा संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ मानवीय क्रियाकलापों एवं प्रवेश का दायरा बफर क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है। यह अत्यधिक खुला एवं विस्तृत क्षेत्र होता है। यहाँ मानव के बसने, स्वामित्व के अधिकार, परंपरागत जीवन निर्वहन के कार्य आदि की छूट होती है। बाह्य स्थानीय संरक्षण, ये प्राकृतिक आवास, कृत्रिम आवास, प्राकृतिक आवास में जीव और वनस्पति, कृत्रिम आवास में अनुकूलन सुविधाएं, चिड़ियाघर, वेटरनरी गार्डन, जीन बैंक, स्पर्म, ये सब होता है संरक्षण के लिए। जब कभी जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अनेक प्राकृतिक आवास के बाहर कहीं अन्यत्र कृत्रिम रूप से अनुकूलन दशाओं को विकसित कर संरक्षित किया जाता है, तब उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत मानव निर्मित कृत्रिम आवासों में जंतुओं विकास के लिए अनुकूल प्राकृतिक दशाएं बनाई जाती हैं अथवा उनके जीवाश्मों को क्रायोजेनिक तापमान पर संरक्षित किया जाता है। वेटरनरी गार्डन, चिड़ियाघर, जीन बैंक बाह्य स्थानीय संरक्षण की कुल महत्वपूर्ण युक्तियाँ हैं। वेटरनरी गार्डन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ विश्व के अलग अलग प्रदेशों में लाई गई वनस्पतियों की प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर प्रजातियों की कृत्रिम ब्रीडिंग कराई जाती है। उत्तर प्रदेश में झांसी, अलीगढ़, सहारनपुर और वेटरनरी गार्डन स्थित है। चिड़ियाघर जीव जंतुओं, पक्षियों आदि के संरक्षण करने के कृत्रिम आवास है। चिड़ियाघर स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जंतुओं के अनुकूल कृत्रिम आवासों में संरक्षित करना एवं मनोरंजन के केंद्र के रूप में इसका विकास करना है। चिड़ियाघर की देखभाल के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना वन्य जीव और संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघर के रखरखाव, आवास संरक्षण, जंतुओं की चिकित्सा देखभाल जैसे कार्यों को करता है। जीन बैंक के अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थों के विभिन्न प्रजातियों के स्पर्म, अंडाणु, जीवाश्म, वनस्पतियों के बीज परागण, जीव एवं वनस्पति की ऊतक कोशिका आदि का अत्यंत कम तापमान अथवा तरल नाइट्रोजन में रखकर संरक्षण किया जाता है। इस दिशा में विभिन्न प्रकृति के पौधों के बीजों अथवा संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो की स्थापना नई दिल्ली में की गई। जबकि पालतू पशुओं के आनुवंशिकी पदार्थों का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल, हरियाणा एवं मछलियों के आनुवंशिकी पदार्थों का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य संसाधन ब्यूरो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए। भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये जो पढ़ेंगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार का बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ टाइगर के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा है। इस उद्देश्य से टाइगर रिजर्व की स्थापना कोर इंडिया एवं बफर एरिया के कॉन्सेप्ट पर की जाती है। कोर एरिया कोई राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्य जीव अभयारण्य हो सकता है जो पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, जबकि बफर एरिया में यथोचित प्रतिबंधों के साथ मानव क्रियाकलापों की अनुमति होती है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में चला था। हाथी मेरा साथी इसका थीम था। कार्यक्रम 2011 में भी चला। ध्रुवांका गजू शिकारियों अथवा अप्राकृतिक रूप से होने वाली हाथियों की मृत्यु को नियंत्रित करने का कार्य किया गया। वर्ष 2011 में हाथी संरक्षण कार्यक्रम अधिक सशक्त बनाने के लिए हाथी मेरा साथी अभियान की शुरुआत भी की गई। यह एक जन जागरूकता कार्यक्रम था जिसका शुभारंभ गजू था।
गजू, याद रखें गजू। आवास क्षेत्रों में पलायन के क्रम में होने वाली हाथियों की अप्राकृतिक मृत्यु को रोकने के लिए हाथी गलियारे की स्थापना की जा रही है। हाथी गलियारे में हाईवे, रेलमार्ग आदि ऐसी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है जो प्राकृतिक प्रवास मार्गों के रूप में दिखाई देते हैं। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में चला था, UNDP और भारत सरकार की मदद से। ये कहाँ पे है? उड़ीसा, गिरकनका राष्ट्रीय उद्यान में। ओलिवर रिडले कछुआ। ओलिवे रिडले कछुए प्रतिवर्ष शीत ऋतु के समय भारत के पूर्वी तटों पर घोंसला बनाने एवं प्रजनन करने के उद्देश्य से प्रवास करते हैं। ओलिवे रिडले कछुआ एवं कुछ अन्य संकटग्रस्त प्रजाति के कछुओं के संरक्षण के लिए 1999 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उड़ीसा एवं अन्य राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों में की गई। यह प्रोजेक्ट कछुओं के संरक्षण के लिए उनके प्रजनन स्थान के संरक्षण एवं सुरक्षा पर बल देता है। साथ ही ऐसे क्षेत्रों में मानवीय अतिक्रमण, मछली पकड़ने जैसी घटनाओं, पर्यटन आदि पर आवश्यक प्रतिबंधों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में आया था। ठीक है। पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है इसे, गिद्ध को। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, हरियाणा वन विभाग, सेव प्रोजेक्ट हरियाणा वन विभाग एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मध्य 2006 में गिद्ध संरक्षण के लिए समझौता हुआ एवं प्रोजेक्ट कल्चर की शुरुआत की गई। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पशुपालकों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली डिक्लोफेनाक दवा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। डिक्लोफेनाक का मवेशियों के वसी ऊतकों में संचय होता है एवं मवेशियों की मृत्यु के पश्चात डाइक्लोफेनाक मवेशियों से गिद्ध तक पहुंचती है। डाइक्लोफेनाक का गिद्ध के शरीर के साधारण सांद्रण बढ़ने से गिद्ध की किडनियां खराब हो जाती हैं एवं उनकी मृत्यु हो जाती है। गिद्ध के मरे हुए जानवर का भक्षण कर पर्यावरण के साफ सफाई का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। गिद्ध की संख्या कम होने अथवा विलोपन से उनके आसपास जंगली कुत्तों की आवाजाही बढ़ेगी। वो रेबीज एवं एंथ्रेक्स जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में आया था। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत वर्ष 2009 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन के भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन भारत, नेपाल एवं बांग्लादेश के नदी तंत्रों में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्री, कडफोलिस, संगू नदी तंत्र अथवा गंगा, पद्मा, मेघना एवं कडफोलिस संगू नदी का उद्गम मिजोरम के लुसाई पर्वत से होता है। नदी तंत्रों में भी विस्तारित है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में गंगा डॉल्फिन को शामिल किया गया। साथ ही UNDP IUCN की रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को संकटग्रस्त जीवों के रूप में शामिल किया गया। मान्यता प्राप्त। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण, मछली पकड़ने में प्रयोग किए जाने वाले नायलॉन के नेट आदि कारणों से गंगा डॉल्फिन की असामयिक मृत्यु हो रही है, जिससे इसमें विशेष रूप से संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। गंगा डॉल्फिन के अतिरिक्त विश्व में डॉल्फिन की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सिंधु नदी की बोलन डॉल्फिन, यांगजी नदी बैजे डॉल्फिन, अमेजन नदी की बोटो डॉल्फिन। प्रोजेक्ट चीता चला था। ये सवाना जलवायु क्षेत्र में वृक्ष, घास, झाड़ियाँ होती है। ठीक है। नामीबिया से लाए गए थे। मध्य प्रदेश में भी कोनो राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश में ही नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में है। वर्ष 1952 में भारत से चीतों का आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत सितंबर 2022 में नामीबिया के 8 चीतों को भारत के मध्य प्रदेश में स्थित कोनो नेशनल पार्क में लाया गया। नामीबिया में विश्व के सबसे अधिक चीते पाए जाते हैं, इसलिए इसे विश्व में चीतों की राजधानी कहा जाता है। प्रोजेक्ट चीता के तहत फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का कोनो नेशनल पार्क में पुनर्वास किया गया है।
चीता IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में वल्नरेबल अथवा शुभ कैटेगरी भी शामिल है। एशियाई चीता IUCN की रेड लिस्ट की क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में शामिल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 6 अनुसूची है, 1 से 5 तक जीव के लिए, 6वां वनस्पति के लिए। यह संसदीय अधिनियम है जो वनों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 अनुसूचियों को सूचीबद्ध किया गया है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों एवं पौधे के विकास के स्थान की सुरक्षा प्रदान करता है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखा जा सके। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1-2 में सूचीबद्ध जानवरों को पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। इससे शामिल जानवरों को प्रजातियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर उच्च जुर्माना एवं दंड लगाया जा सकता है या दिया जा सकता है। सूची 1 में शामिल प्रजातियों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, गैंडा, मालाबार, सिवेट, नारकोंडा हॉर्नबिल इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। जबकि अनुसूची 2 में उड़ने वाले गिलहरी, हिमालयन भूरा भालू, रेसर बंदर, किंग कोबरा शामिल है। अनुसूची 3 एवं 4 में सूचीबद्ध जानवर भी संरक्षित हैं, किंतु अर्थदंड अनुसूची 1 और 2 की तुलना में कम है। अनुसूची 3 में नीलगाय, भौंकने वाला हिरण, नीला भेड़, हिमालयन हिरण, चीता, चीतल एवं लकड़बग्घा आदि शामिल किया गया है। जबकि अनुसूची 4 में गिद्ध, मंगूस जैसे जानवरों को सम्मिलित किया गया है। अनुसूची 5 में सम्मिलित जानवरों को परोपजीवी कहा गया है। इसका शिकार किया जा सकता है एवं इनके अधिकार पर किसी भी प्रकार के अर्थदंड अथवा जुर्माने की व्यवस्था नहीं की गई है। चूहा, छछूंदर, फ्रूट बैट इत्यादि। अनुसूची 6 में कुछ विशेष पौधों एवं वनस्पति को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन प्रजातियों की खेती करना, संरक्षण करना, संग्रहण करना तो व्यापार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। रेड बंडा, ब्लू बंडा, ऑर्किड। जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए ये जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का गठन किया गया। यह जैव विविधता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों एवं प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार संगठन है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण कर वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए जैव विविधता के महत्व को बनाए रखना है। इसकी अनुशंसक के बिना आनुवंशिकी एवं जैविक संसाधनों के समृद्ध बौद्धिक संपदाओं अधिकारों एवं आवेदन नहीं किया जा सकता है। विदेशी नागरिकों अथवा संगठनों को जैविक संसाधन प्राप्त करने हेतु NBA की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 1963 में IUCN द्वारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट IUCN के द्वारा वर्ष 1963 में वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम व प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से एक सूची जारी की गई जिसे रेड सूची कहा जाता है। IUCN के रेड लिस्ट में जंतुओं की अलग अलग कैटेगरी का निर्धारण किया गया जो निम्नलिखित हैं। बिलीफ एक्सटेंट, संबंधित प्रजाति का कोई भी सदस्य वर्तमान समय में जीवित नहीं बचा हो, न तो प्राकृतिक आवास में न ही किसी संरक्षण स्थल में। उदाहरण के लिए डोडो, डायनासोर, लाल तोता, ब्लू बक। वन से विलुप्त, एक्सटेंट इन वाइल्ड EW। प्रजाति के समस्त सदस्य अपनी प्राकृतिक आवासों विलुप्त हो चुके हैं। केवल उन्हें पर स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत कृत्रिम आवास निर्मित कर बचाया गया है। वर्तमान समय में इस प्रजाति के सदस्य अब केवल चिड़ियाघरों में ही जीवित हैं। लाल सर वाला तोता, रेड बक। अति संकटग्रस्त जातियाँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड।
इनके अंतर्गत उस जातियों को संबोधित किया जाता है जिनका उनके प्राकृतिक आवास में विलोपन का घोर खतरा होता है, जैसे हिमालयन बटेर, पिग्मी, हाँक, गंगा सार्क, साइबेरियन केन, मालाबार सीवेट, घड़ियाल, गुलाबी सिर वाला बत्तख, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दो कुबड़ वाला ऊँट अर्थात बैक्टीरियाई ऊँट, चाइनीज पेंगोलिन, संकटग्रस्त इंडियन क्रिटिकली डेंजर। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत उन प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है जिसका संरक्षण के अभाव में अति संकटग्रस्त होने का खतरा विद्यमान रहता है, जैसे नीलगिरी तार, एशियाई शेर, खराई ऊँट, पैंगोलिन जैसे शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, बाघ, ग्रीन टर्टल, हाव हिरण, पल्नर व्हेल, सुभेद कैटेगरी के अंतर्गत उन जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है जो संरक्षण के अभाव में निकट भविष्य में वनों में संकटग्रस्त होने की संभावना से जूझ रहे हैं, जैसे तेंदुआ, हिम तेंदुआ, भालू, चार सिंग वाला मृग, फिशिंग कैट, सांबर, भारतीय वाइसन इत्यादि। निकट संकटग्रस्त नियर थ्रेटेंड, इसके अंतर्गत उन प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है जो निकट भविष्य के संरक्षण के अभाव में जल्द ही संकटग्रस्त हो सकते हैं, जैसे तिब्बती चिंकारा, हिमालयी तार, चीन चित्तीदार बिल्ली, लकड़बग्घा, त्रावणकोर की उड़ने वाली गिलहरी। संकट मुक्त प्रजातियों की संख्या पर्याप्त रूप से विद्यमान एवं निकट भविष्य में विलोपन के लिए कोई खतरा नहीं है। नीलगाय, तिब्बती एवं भारतीय लोमड़ी, भारतीय शाही चिंकारा, चीतल, भौंकने वाला हिरण एक्सेट्रा। आंकड़ों का अभाव, इसके अंतर्गत उन प्रजातियों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए हैं जिनके आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992 रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता अभिसमय। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण से संबंधित प्रयासों की शुरुआत 1950 के दशक से प्रारंभ हुई। शीत युद्ध के दौरान यूएसए और यूएसआर के मध्य वर्चस्व लड़ाई को लेकर रासायनिक हथियारों के स्थान पर जैविक हथियारों का खतरा बढ़ा। साथ ही औद्योगिकरण युग के पश्चात जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता पर संकटग्रस्त स्थितियां निर्मित होनी शुरू हो गई। उद्देश्य से वर्ष 1963 में IUCN ने रेड लिस्ट के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण एवं पुनर्संयोजन जैसी बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सूचियों के माध्यम से व्यक्त किया एवं जंतुओं की एक सूची तैयार की जिनके वर्तमान बदलते परिवेश में विलोपन का खतरा था। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के रूप में वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में जैव विविधता अधिसमय को CCBD कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का स्वीकार किया गया। CBD के पक्षकार देशों में भारत भी शामिल है। इसके अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया कि आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होते हुए पारिस्थितिकी आधार एवं मूलभूत पारिस्थितिकी नियमों को बनाए रखते हुए जीवन के प्रत्येक स्वरूप तथा संभव सुरक्षा करना। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के पश्चात जैव विविधता संरक्षण से संबंधित वर्ष 2002 में कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आया, जो वर्ष 2003 से लागू हुआ। कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जैव तकनीकी के हस्तांतरण के जैव तकनीकी तक पहुंचा एवं जैव तकनीकी सुरक्षा की बात करता है। यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिम से जैव विविधता की सुरक्षा की बात करता है। वर्ष 2010 में नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया। नगोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से आनुवंशिकी संसाधनों हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस समझौता के अनुसार आनुवंशिकी संसाधनों के प्रदाता एवं उपभोक्ता दोनों के लिए वैज्ञानिक एवं पारदर्शिता का निर्धारण किया गया है। वर्ष 2010 में इन समझौता को अंगीकार किया गया।
वर्ष 2010 में ही जापान के नगोया में जैव विविधता संरक्षण के लिए लघु अवधि 2011 से 2020 एवं दीर्घ अवधि 2050 तक के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, जिसे आईची लक्ष्य कहा जाता है। जैव विविधता, नगोया प्रोटोकॉल, कार्टाजिनो प्रोटोकॉल। वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण, ऑक्सीजन, सूर्य विकिरण, ज्योति, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरण। ये भी हम आगे देखेंगे कैसे ओजोन को फॉर्मेशन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये फ्रीऑन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रिएक्शन है CF2Cl2 CL। अब Cl ऑक्सीजन से क्रिया करके ClO बनाता है, भोजन निर्माण में बाधक होता है। ClO प्लस ऑक्सीजन मिलकर ClO2 प्लस ऑक्सीजन ओजोन क्षरण होता है। ओजोन परत की उपस्थिति समताप मंडल की एक सामान्य विशेषता है, जहां सूर्य के पराबैंगनी किरण के पश्चात से ऑक्सीजन के अणुओं का विखंडन एवं पुनर्संयोजन के क्रम में ओजोन का विकास होता है। समताप मंडल में अधिक ओजोन एवं ऑक्सीजन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीव जंतु एवं वनस्पतियों के पराबैंगनी विकिरणों के दुष्प्रभाव से सुरक्षा करती है। ओजोन परत के क्षरण में जिम्मेदार पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे महत्वपूर्ण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरीन एवं कार्बन से बने यौगिक हैं, जो व्यावसायिक रूप से फ्रीऑन के नाम से बिकते हैं। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में कूलेंट एजेंट के रूप में किया जाता है। क्रोमियम फोमिंग एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग प्लास्टिक निर्माण में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्षोभ मंडल में विघटन नहीं होता, किंतु समताप मंडल में पहुंचने पर सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ये विखंडित हो जाते हैं एवं क्लोरीन रेडिकल के रूप में मुक्त होते हैं। Cl2 रेडिकल तीव्रता से ऑक्सीजन के परमाणुओं के साथ क्रिया करके ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है एवं भोजन निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करता है। क्लोरीन रेडिकल की आगे की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप समताप मंडल में बनी हुई ओजोन धीरे धीरे आयनित होने लगती है एवं ओजोन हिल का निर्माण होता है। सैद्धांतिक रूप से यह अभिक्रिया पूरे वायुमंडल में होती है। ओजोन का क्षरण होता है। ओजोन क्षरण के कारण वनस्पति पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों के कारण वनस्पति के वृद्धि काल में परिवर्तन होता है। पत्तियों के क्षरण के साथ पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता घटती है एवं कृषिगत फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जंतुओं में भी पराबैंगनी विकिरणों के कारण अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, आनुवंशिक परिवर्तन एवं स्किन बर्न, त्वचा का झुलस जाना जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की शुरुआत वर्ष 1970 के दशक में शुरू हुई, किंतु प्रारंभ में ओजोन क्षरण को लेकर समान चर्चाएं हो ही रही थी। वर्ष 1985 में सर्वप्रथम वियना कन्वेंशन का आयोजन किया गया। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित सहयोग हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन था, जो CFC के उत्पादन एवं उपभोग में कमी की बात करता है, किंतु यह समझौता बाध्यकारी नहीं था। 16 सितंबर वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजन हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन क्षरण के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले पदार्थों के उत्पादक एवं उपभोग पर कमी लाने वाला पहला बाध्यकारी समझौता था। यह समझौता 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुआ। जून 1992 में भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार देश बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अब तक कुल 6 संशोधन किए जा चुके हैं। इस प्रोटोकॉल में सबसे नवीनतम संशोधन किगाली संशोधन था, जो रवांडा की राजधानी किगाली पर वर्ष 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देशों के मध्य हुआ था। यह समझौता 1 जनवरी 2019 से प्रभावित हुआ। किगाली समझौता ओजोन क्षरण क्रिया क्षरणकारी पदार्थ के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उत्पादन एवं उपभोग पर चरणबद्ध रूप से कमी करने की बात करता है। 18 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस समझौते का समर्थन किया। भारत वर्ष 2032 से 4 चरणों में HFC के उत्पादन एवं उपभोग को चरणबद्ध रूप में घटाएगा।
वर्ष 2032 तक 10%, वर्ष 2037 तक 20%, वर्ष 2042 तक 40%, वर्ष 2047 85 वर्ष तक की कटौती करेगा। ओजोन चरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2023 को मनाए गए ओजोन दिवस की थीम थे ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। वर्ष 2022 की थीम रही है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वर्ष 2024 की थीम जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। जलवायु परिवर्तन विस्तृत क्षेत्र, दीर्घवायु मौसम दशाएं, तापमान स्थिति, पवन प्रक्रिया, वर्षा स्थिति, वर्षा का प्रकार, वर्षा की मात्रा, ये सब अभी देखेंगे। अस्थायी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर, पीएम, काला कार्बन, भूरा कार्बन, ऊष्मागतिक, ये तो होता है। वर्षा का स्थानीय व कालिक, सागर का जल स्तर। जलवायु किसी विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की दीर्घकालीन अवस्था की प्रतिफल है, जबकि जलवायु परिवर्तन सामान्यतः तापमान, वर्षा, हिमपात, पवन प्रतिक्रिया आदि में होने वाला यह व्यापक परिवर्तन जो किसी विस्तृत क्षेत्र की सामान्य मौसमी दशाओं में विसंगति के उत्पन्न करता है। आज हम जिस जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं उस अर्थ लगभग 100 वर्ष पहले, इसका 100 वर्ष पहले मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन से है। औद्योगिक युग के पश्चात मानवीय क्रियाकलापों जैसे नगरीकरण, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग आदि के प्रभाव से हरित गृह, ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन आदि के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जिसके वैश्विक तापमान के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की स्थितियाँ निर्मित हुई। वैश्विक तापमान अथवा ग्लोबल वार्मिंग के व्यापक प्रभाव, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन, पवन प्रतिरूप में परिवर्तन, हीट वेव इफेक्ट, हिमगलन, पारिस्थितिकी उत्पादकता का घटना, जैव विविधता का घटना आदि के रूप में देखा जा सकता है। काला कार्बन ठोस कड़ी पीएम पदार्थ है जो जीवाश्म ईंधन के अपूर्णदहन के परिणाम स्वरूप वायुमंडल से मुक्त होता है। वायुमंडल में काला कार्बन या ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन के निम्नलिखित प्रभाव को देखे जा सकते हैं। काला कार्बन ऊष्मा का प्रबल अवशोषक है। यह सूर्य प्रकाश एवं पृथ्वी के द्वारा निष्कासित ऊर्जा को सीधे अवशोषित कर सकता है, जिससे भूमंडलीय ऊष्मा में तीव्रता से वृद्धि होती है। हिमाच्छादित सतहों में काला कार्बन का जमा होने के प्रभाव से कमी आती है। हिमाच्छादित सतह के तापमान में वृद्धि के कारण हिमगलन बढ़ता है, जिससे महासागरीय जल स्तर में वृद्धि होती है। काला कार्बन क्षेत्रीय स्तर एवं बादलों के साथ क्रिया करता है, जिससे वर्षा में स्थानिक एवं कालिक भिन्नता की स्थितियां उत्पन्न होती है। काले कार्बन के समय जीवाश्म ईंधन के प्रभाव से भूरा रंग एवं पीला कार्बन का भी उत्सर्जन होता है। भूरा रंग, पीला कार्बन भी ऊष्मा के प्रबल अवशोषक होते हैं एवं वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करते हैं। वनस्पति की पत्तियों में इनके जमाव से एल्बिडो प्रभाव बढ़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता अपेक्षाकृत घटती है। नगरीय जलवायु, ऊष्माद्वीप का प्रभाव, तापमान की घटना, ये सब आगे देखेंगे। ऊष्माद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जिसका तापमान आसपास क्षेत्रों में तापमान से बढ़ा हुआ होता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 1992 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 1972 में 20वां वर्षगांठ मनाया गया। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पक्षकार देश, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क, जैव विविधता फ्रेमवर्क, मरुस्थलीय फ्रेमवर्क। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के रूप में सर्वप्रथम 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस के रूप में पहला सम्मेलन था, जिसे पर्यावरण संरक्षण के एवं संवर्धन हेतु विश्व के लोगों को एक साझा दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया। स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बनाई गई, जिससे आधिकारिक रूप से पर्यावरण एवं विकास संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस अथवा सम्मेलन कहा गया, जबकि इसके व्यवहारिक रूप से पृथ्वी इस शिखर सम्मेलन के रूप में जानी जाती है। विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, क्योंकि इस सम्मेलन के पहले क्लब ऑफ रोम की भूमिका के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपोषणी विकास की संकल्पना को बल मिला था। संपोषणी विकास की
की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास संकल्पना के अनुसार आर्थिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अंतर पीढ़ी समता को भी बनाए रखा जा सके। उपयुक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई एवं कुछ नए दस्तावेज भी जारी किए गए। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र। एजेंडा 2 सतत विकास से संबंधित एजेंडा 1 सिद्धांत जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु प्रयास। रियो सम्मेलन में 3 सम्मेलन या 3 कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई। 3 सिस्टर कन्वेंशन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका उद्देश्य जलवायु के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। दूसरा है जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एवं आनुवंशिक पदार्थ व इसके रूपांतरण से संबंधित तकनीकी पर सशक्त निगरानी। तीसरा है मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन, विश्व में हो रहे मरुस्थलीकरण की पहचान करना एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रबंधन के कार्य को बढ़ावा देना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉन्सेप्ट ऑफ डिजर्टिफिकेशन, UNCTP पर आम सहमति वर्ष 1994 में पेरिस में बनी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC, जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय एवं बहुउद्देशीय कन्वेंशन। इसमें शामिल होने वाले देशों को पार्टीज कहा जाता है। जिस देश ने इस कन्वेंशन को सत्यापित किया गया वे पार्टीज टू द कन्वेंशन कहलाते हैं, जबकि इनका सम्मेलन COP कॉन्फ्रेंस में पार्टी कहलाता है। वर्ष 2023 में COP का सम्मेलन दुबई में आयोजित किया, जबकि 2022 में COP का सम्मेलन अजरबैजान बाकू में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC का 38वां सत्र COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलगम में आयोजन किया जाएगा। ये था इन्वायरमेंट। आज ये ख़त्म हो गया। तो क्वालिटी का इश्यू हो सकता है, इसको आगे हम लोग सुधार कर लेंगे, इसे हम फिर से पढ़ेंगे। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, ले आएंगे कुछ दिन में, क्वेश्चन सीरीज ले आएंगे, कंप्लीट करेंगे। चैनल पर बने रहें। थैंक यू।